Hey guys, welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, लास्ट कुछ वीडियो से हम कैश बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने सिंगल कॉलम कैश बुक की, हमने डबल कॉलम कैश बुक की। तो आज हम कर रहे हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। दोस्तों, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम 3 कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम जो डेबिट साइड में अगर हम बात करें, डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम और बैंक का। तो आपको पता ही है, कैश और बैंक के कॉलम में हम जितनी भी कैश और चेक से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। जितनी भी कैश रिसिप्ट्स आई वो कैश कॉलम में, जितनी भी हमें रिसिप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ चेक यानी चेक आए वो बैंक कॉलम में। तो डिस्काउंट कॉलम में हम क्या लिखेंगे? जो हम किसी को डिस्काउंट देते हैं। अगर हम इस डिस्काउंट की बात करें तो जो हम किसी को डिस्काउंट देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर किसी ने मुझे 1000 रुपये दिए और मैंने उसको 100 रुपये छोड़ दिए यानी डिस्काउंट दे दिया, तो वो हो गया डिस्काउंट अलाउड। इट मीन्स कि ये जो डिस्काउंट है ये हो गया आपने जो डिस्काउंट दिया, ये मेरे लिए या जो डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए एक लॉस है। क्योंकि अगर मैंने किसी से 1000 लेना था और 100 रुपीज़ का मैंने डिस्काउंट दिया, इट मीन्स मुझे फाइनल में कितनी पेमेंट हुई? मुझे तो 900 मिला। तो 100 रुपये जो मेरा नुकसान हुआ वो हो गया डिस्काउंट अलाउड यानी लॉस। और उसको इस तरफ लिखना है। जो पैसा हमने रिसीव किया वो भी कैश कॉलम में, और जो हमने उस पर डिस्काउंट दिया वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों, ये डिस्काउंट जो हमने दिया लॉस है। और क्यों इसको डेबिट साइड में लिखा? क्योंकि आपको पता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस की लॉसेस को हम हमेशा ही डेबिट करते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड में। यहाँ पे भी कैश और बैंक का कॉलम। जितनी आपने कैश से पेमेंट की वो कैश कॉलम में, जो आपने चेक से पेमेंट की वो बैंक कॉलम में। और डिस्काउंट में क्या आएगा इसमें? इस डिस्काउंट का मतलब है डिस्काउंट रिसीव्ड। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखनी है, ये कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। एक ट्रेड डिस्काउंट भी होता है, उसको हम ट्रांजैक्शन में कहीं लिखते ही नहीं है, वो रिकॉर्ड ही नहीं होता। अब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या फ़र्क है? लास्ट वीडियोस देख लो आप, मैंने कहीं करवाया हुआ है इन दोनों का डिफरेंस, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, तो ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने किसी का 2000 रुपया देना था और उसने मुझे 200 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया यानी छूट दे दी। तो फाइनली मैंने उसको कितनी पेमेंट की? 1800, क्योंकि 200 रुपये उसने मुझे छोड़ दिया। अब ये जो 200 रुपये मुझे बचा मेरे लिए गेन है, तो उसको मैं यहाँ लिखूँगा 200 और 1800 मैं उसको लिख दूँगा। अगर चेक से पेमेंट की है तो बैंक कॉलम में, और अगर कैश से पेमेंट की है तो कैश कॉलम में 1800 जो है। तो 200 मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि मेरे लिए गेन है, और रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए ये क्रेडिट साइड में आ गया। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। कुछ कमेंट्स थे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेरीज थी। उन्हीं क्वेरीज को लेके मैंने एक क्वेश्चन बनाया है जो आपके सामने है। तो अब आप जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये उन क्वेरीज का आंसर भी है, और साथ ही साथ आपका जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है वो भी इसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो पहली ट्रांजैक्शन है वो है कैश इन हैंड, यानी आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है। कैश इन हैंड का दोस्तों मतलब होता है वो कैश जो आपके पास पहले से पड़ा है। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, ये पहले से पड़ा हुआ कैश, ओपनिंग बैलेंस जिसे हम कहते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का फ़र्क बता दो दोस्तों। आज का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कल का ओपनिंग बैलेंस होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने डेट लिखी है 1 अप्रैल को। अब 1 अप्रैल का जो ओपनिंग बैलेंस है इसका मतलब 31 मार्च यानी से एक दिन पहले का वो क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस अगले दिन के लिए यानी 1 अप्रैल के लिए क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस। तो याद रखना आपने, आज का क्लोजिंग बैलेंस कल का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस। तो जो पिछला बैलेंस होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग, और जो नए मंथ से या नए ईयर से या नए डे से शुरू करते हैं वो होता है ओपनिंग बैलेंस। तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, तो हम इसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि जो बैलेंस हमने पहले पिछला पड़ा हुआ था उसको आगे हम लेके आना, उसको बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितना बैलेंस था दोस्तों? 20,000 का। मैं लिख दूंगा यहाँ पे 20,000 कैश में। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके साथ ही है दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं दोस्तों? आपको मैंने बताया था कि ओवरड्राफ्ट का मतलब जितना बैंक में आपके पास पैसा पड़ा है, जब आप उससे ज़्यादा विड्रॉ करवाते हो, तो जितना आपने ज़्यादा विड्रॉ करवाया उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बेसिकली ये जो फैसिलिटी है जो बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी जो बिज़नेस कर रहे हैं लोग, उनको मिलती है कि सपोज करो उनके अकाउंट में 1 लाख रुपया था और उन्होंने 1,20,000 रुपया विड्रॉ करवाया, तो वो जो 20,000 एक्स्ट्रा उन्होंने बैंक से लिया वो ओवरड्राफ्ट है, उनके लिए एक लायबिलिटी है।
कि ये वो पैसा है जो उन्हें बैंक को फिर वापस भी करना है। तो जब भी आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा आपने उसको क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि आपके लिए एक पेमेंट की तरह है कि आपको वो बैंक को पैसा वापस करना है जितना आपने विड्रॉ किया है। तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा, डेट वही रहेगी 1 अप्रैल, और इसको भी क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि ये भी पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस इस महीने का ओपनिंग बैलेंस बना, और कितना है वो 15,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दोस्तों आप पढ़ो तो उसमें लिखा है रिसीव चेक फ्रॉम मोहन ₹1000 एंड एंडोर्स टू नितिन। इसका मतलब क्या है, मुझे मोहन से कोई चेक आया, मुझे किसी ने कोई पेमेंट की बाय मीन ऑफ चेक, और वो चेक उठा के मैंने आगे किसी को पेमेंट करनी थी उसको दे दिया। मोहन से चेक लिया और मैंने नितिन को पेमेंट करनी थी, वो चेक मैंने उसको दे दिया, भाई तू अपने अकाउंट में उस पैसे को डलवा ले। अब यहाँ पे आप देखो कि क्या वो मेरे पास पैसा आया। अब आप बोलोगे नहीं, क्योंकि मैं जो आया था मेरे अकाउंट में तो आया ही नहीं, मैंने तो किसी और को दे दिया। और मेरे अकाउंट से कुछ गया, उसका आंसर भी है नहीं, ना मेरे पास कुछ आया ना गया। जैसी सिचुएशन पहली थी वैसी ही अब है, पैसा आया था मैंने उठा के चेक किसी और को दे दिया। तो जब ना मेरे अकाउंट में पैसा आया ना मेरे अकाउंट से पैसा कम हुआ, तो इसके ट्रांजैक्शन तो हम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे बैलेंस पे तो इस पर कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। चेक आया था बाहर से मैंने नितिन को दे दिया। तो इसलिए अगर हम किसी को चेक एंडोर्स करने का मतलब होता है किसी को पास कर देना, कि मैंने किसी को पेमेंट करनी थी वही चेक मैंने किसी और को दे दिया, इसकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी। याद रखोगे आप, क्यों नहीं रिकॉर्ड होगी, क्योंकि मैंने अपने अकाउंट में वो चेक डाला ही नहीं, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा ही नहीं। और इस तरह जब मैंने किसी दूसरे को चेक दे दिया तो मेरा बैंक बैलेंस कम भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं था, वो चेक तो मेरे अकाउंट में आया ही नहीं था। इसलिए इसके ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज रिसीव ए चेक फ्रॉम रवि 5000। हमें रवि से एक चेक मिला 5000 का, लेकिन आगे आप देखो इसमें कहता है 8 अप्रैल को रवि चेक डिपॉजिट टू बैंक। रवि का चेक हमने बैंक में जमा करवाया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना आपने कि चेक मिला कब आपको, 5 अप्रैल को, लेकिन जमा कब करवाया, 8 अप्रैल को। तो इसके 2 तरीके हैं इस ट्रांजैक्शन को करने के। पहला तरीका कि आप 5 अप्रैल की ट्रांजैक्शन को यहाँ लिखो, क्योंकि चेक आया है रिसिप्ट कॉलम में आएगा। अब क्योंकि ये चेक आया 5 अप्रैल को है, जमा आपने 8 अप्रैल को करवाया, तो अगर आप इसको 5 अप्रैल की कोई ट्रांजैक्शन में लिखते हो, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो आप यहाँ लिखोगे किससे मिला चेक, रवि से। लेकिन अभी मैंने आपको कहा था कि बैंक में हम जितनी भी चेक्स की ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ये वाली नहीं। क्यों? क्योंकि ये चेक हमें मिला 5 अप्रैल को है, हमने बैंक में लेकिन 8 अप्रैल को जमा करवाया, तो इसका मतलब 5 अप्रैल को तो ये बैंक में गया ही नहीं, तो इसको हम कैश में शो करेंगे। कितना अमाउंट है, 5000 का। और जब हम 8 अप्रैल की इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे, ये खत्म हो गई 5 अप्रैल वाली, जब हम 8 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन करेंगे तब इसकी हम कॉन्ट्रा बनाएंगे, क्योंकि जो चेक था हमने कैश में लिखा था, अब वो हमने बैंक में जमा करवा दिया। इसका मतलब कैश हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि चेक को हमने कैश कॉलम में लिखा था। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सिंपल इसके 2 मेथड दिए गए हैं बुक में, एक तो जो मैं अभी बता रहा हूँ जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दूसरा मेथड सिंपल कि आपको 5 तारीख वाली जो ट्रांजैक्शन उसकी एंट्री करनी ही नहीं है, क्योंकि आपको चेक मिला बेशक 5 को, लेकिन जमा कब करवाया, 8 अप्रैल को, तो आपका बैंक बैलेंस तो 8 अप्रैल को ही बढ़ेगा, 5 अप्रैल को तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि चेक तो आपके पास है। तो हम सीधा ही 8 अप्रैल की एंट्री करेंगे, 5 अप्रैल की एंट्री को हम ट्रांजैक्शन को हम इग्नोर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सीधे ही यहाँ पे करेंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था कि अगर हम 5 तारीख की ट्रांजैक्शन भी लें, बट आप इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि सिंपल मेथड से अगर इसको करना है तो वो ये होगा, आप सीधी 8 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन लिखोगे। हमें चेक मिला था रवि से, तो हम इसको लिखेंगे चेक इन हैंड। चेक इन हैंड, चेक इन हैंड इसलिए क्योंकि चेक हमें पहले से मिल चुका है 5 अप्रैल को, ये पहले से पड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम 8 अप्रैल को, कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, 8 अप्रैल को हमने चेक जमा करवाया, मिल हमें पहले से चुका है, तो हम लिखेंगे चेक इन हैंड। और क्योंकि बैंक में जमा करवाया तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा, यानी बैंक के लिए वो एक रिसिप्ट है, तो 5000 का चेक हमने यहाँ लिख दिया 8 अप्रैल वाली। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों मैं बता दूँ, क्योंकि कई लोग क्वेश्चंस बाद में करते हैं कि अगर मान लो ये 8 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन नहीं होती, हमें लिखा होता है रिसीव ए चेक फ्रॉम रवि, और 8 अप्रैल को हमें चेक बैंक में नहीं जमा करवाया, मान लो कि 8 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तब हम ये मान के चलते हैं हमेशा कि जो चेक हमें मिला हमने सीधा बैंक में जमा करवा दिया। याद रखो आप कि जब भी हमें चेक मिलता है और आगे हमें ये नहीं बताया कि डिपॉजिट कब किया बैंक में, तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि 5 अप्रैल को चेक मिला, इसका मतलब 5 अप्रैल को ही बैंक में जमा करवा दिया, तो फिर हम यहाँ पे 5 अप्रैल की ट्रांजैक्शन लिख देते सीधा बैंक में। क्लियर हो गया। सो 12 अप्रैल की ट्रांजैक्शन क्या है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया।
अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये मैंने कहा था काउंटर एंट्री है। काउंटर एंट्री कब बनती है? जब या तो हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं या बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं फॉर बिजनेस यूज़ के लिए। तो यहाँ हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया। अब हमें ये देखना है कि किसका बैलेंस इंक्रीज़ होगा और किसका डिक्रीज़। जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे तो बैंक का बैलेंस आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, और कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे हम जब किसी का बैलेंस इंक्रीज़ होता है, चाहे वो कैश का है या बैंक का है, जिसका बैलेंस इंक्रीज़ होगा उसको डेबिट करते हैं और जिसका बैलेंस डिक्रीज़ होगा उसको क्रेडिट, क्योंकि इंक्रीज़ मतलब रिसिप्ट्स और डिक्रीज़ मतलब पेमेंट। तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो बैंक को मैं यहाँ को डेबिट कर दूंगा। बैंक कॉलम में कितना है? 5000 का। तो दोस्तों 5000 मैं यहाँ पे ले लूँगा बैंक में, लेकिन लिखना क्या है? क्यों इंक्रीज़ हुआ? बिकॉज ऑफ कैश। तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हो गई, सी फॉर कॉन्ट्रा। और डिक्रीज़ किसका बैलेंस हुआ? अब देख रहे हो माइनस किसका होगा? कैश का बैलेंस। तो कैश का बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे कितना? 5000, क्योंकि कैश से पेमेंट हुई है। किसको हुई है? बैंक को। उसका रीज़न लिख देंगे कि बाय बैंक हमने 5000 बैंक में जमा करवाया। डेट डाल दो 12 अप्रैल की, यहाँ पे भी 12 अप्रैल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज राम हु ओड 1000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड पेड 60 पैसा इन ए रुपी। दोस्तों एक बड़ा कॉमन सा फीचर है हमारे बिजनेस का। जनरली क्या होता है कि जब हम किसी को कोई पैसा देते हैं या किसी को कोई उधार में गुड्स दी, तो कई बार वो हमारा दिया हुआ पैसा हमें वापस नहीं आता, जिसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स यानी वो पैसा जो हमारा बिकॉज ऑफ सम रीज़न डूब गया या हमें फिर वापस नहीं आया। तो ये केस वैसा ही है। यहाँ का है राम हु ओड 1000 बिकम इंसॉल्वेंट। राम ने हमसे 1000 रुपया लिया था, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब दोस्तों होता है दिवालिया, जिसका बिजनेस डूब जाए। एक कंपनी या एक बिजनेस तब इंसॉल्वेंट होता है जब उसकी लाइबिलिटीज़ उसके एसेट से इंक्रीज़ हो जाएं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो उसका कर्ज ज़्यादा है और उसके पास एसेट्स कम है। उसने मान लो 5 लाख रुपए देना है, लेकिन उसके पास जितने भी एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश सब मिला के वो 4 लाख के हैं। तो ऐसी कंपनी जिसकी लाइबिलिटीज़ यानी कर्ज ज़्यादा है और उसके एसेट्स कम है, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो राम जिसने हमसे 1000 रुपया लिया था वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड पेड 60 पैसे इन रुपी। उसने हमें सिर्फ 60 पैसे दिए 1 रुपये के बदले में। इन शॉर्ट अगर हमने उसको 1 रुपया दिया था, बदले में हमें 60 पैसे ही मिले। तो इसी तरह हम देख लेंगे कि हमने उसको कितने पैसे दिए थे। हमने उसको 1000 रुपये दिए थे। अब उसने कितने पैसे दिए? 60 पैसे 1 रुपये के बदले में। 1 रुपये में 100 पैसा। तो आप इसको डिवाइड कर लो, तो 6 × 10 यानी हमें एक्चुअल में 600 रुपये मिले। दिया था 1000, 600 में मिला, और जो 400 नहीं मिला वो हमारे बैड डेट्स हैं, वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगे, क्योंकि कैश बुक में हमें जो कैश आ रहा है हमें सिर्फ उसका रिकॉर्ड देखना। जो पैसा डूबा वो हमें यहाँ पे नहीं देखना। उसका रिकॉर्ड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी हमें सिर्फ देखना कि कितना हमारे पास कैश आया, 600। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 अप्रैल की ये ट्रांजेक्शन है, और किससे पैसा मिला? राम से। दिया हमने बेशक 1000 था, पुराना कभी दिया होगा, लेकिन अभी हमें कितना मिल रहा है? 600 रुपये। तो हम कैश में सिर्फ 600 लिखेंगे। 400 का आप यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखोगे, क्योंकि ये पैसा आपको मिला ही नहीं, ये आपके बैड डेट्स हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज 16 अप्रैल की। अब देखोगे विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 5000। हमने बैंक से पैसा निकाला। अब ये ठीक इसका उलट है जो भी मैंने करवाई, कि हमने बैंक में पैसा इससे पहले जो करवाई थी कि कैश बैंक में डिपॉजिट किया, अब है कैश बैंक से निकाला फॉर ऑफिस यूज़। दोस्तों एक चीज़ याद रखना है आपको कि जो ड्राइंग्स हैं, एक ऑफिस यूज़ के लिए भी होती हैं, एक पर्सनल यूज़ के लिए भी होती हैं। तो जब भी ड्राइंग्स पर्सनल यूज़ के लिए होंगी तो वहाँ लिखा होगा कि विड्रू कैश फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज़। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इट मीन्स कि जो पैसा आपने निकाला वो ऑफिस यूज़ के लिए था। तो यहाँ अगेन 2 कंपोनेंट हैं, कैश और बैंक, कि आपने बैंक से पैसा निकाला। आपने सिंपल देखना है कि किसका बैलेंस इंक्रीज़ होगा और किसका डिक्रीज़। आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो, इसका मतलब बैंक का बैलेंस आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बैंक से पैसा निकाला कहाँ आएगा? आपके कैश में, और कैश का बैलेंस प्लस हो जाएगा। तो मैंने कहा था जिसका बैलेंस इंक्रीज़ उसको डेबिट में, जिसका बैलेंस डिक्रीज़ उसको क्रेडिट में, क्योंकि रिसिप्ट्स हमारे बैलेंस को इंक्रीज़ करती हैं। तो ये कैश में हमारे पास पैसा आया, कहाँ से आया? हम रीज़न लिखेंगे बैंक से आया। कितना कैश आया हमारे पास बैंक से? 5000। तो हम कैश कॉलम में लिखेंगे 5000 हमारा कैश इंक्रीज़ होगा प्लस, और माइनस क्या होगा? बैंक का बैलेंस। तो बैंक बैलेंस में जाएंगे और कितना? 5000। और ये कहाँ गया? ये गया आपके कैश में, कॉन्ट्रा। तो डेट हमारी है इसमें 16 अप्रैल। तो अब डेट लिख दोगे, तो इस तरह से ये आपकी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज, अब देखो 17 अप्रैल की, विड्रू कैश फॉर
पर्सनल यूज़, आपने पर्सनल यूज़ के लिए 2000 रुपया विड्रॉ किया। तो यही मैं आपको फ़र्क बता रहा था कि ड्राइंग्स ऑफिस यूज़ के लिए हैं तो उसकी कॉन्ट्रा बनेगी, अगर पर्सनल यूज़ के लिए हैं तो उसकी कॉन्ट्रा नहीं बनेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, अगेन यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। अगर मैं कहूँ कि मैंने 2000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाला तो आप कहोगे कि मेरे पास पैसा आया, लेकिन यहाँ अगेन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी होती है, मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखनी है। अगर मैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो जो पर्सनल कैश ओनर, या अगर सपोज करो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिज़नेस में वो कैश कम हो रही है, तो इस तरह से हमारी एक तरह से बैलेंस डिक्रीज़ हुआ, यानी एक तरह से पेमेंट है। तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितना, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, हमने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, तो पर्सनल यूज़ के लिए हमेशा क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स। ये हम पहले भी करवा चुका हूँ मैं आपको 17 अप्रैल। और अब क्योंकि निकाला कैश है दोस्तों, तो कैश कॉलम में लिखेंगे हम 2000। अगर यही अमाउंट हमने बैंक से निकाला होता तो हम बैंक कॉलम में 2000 लिखते थे, तो क्योंकि ये कैश में है तो कैश कॉलम में, और इसकी कॉन्ट्रा नहीं बनेगी। नेक्स्ट इज 21 अप्रैल की, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 2000 एंड अलाउड डिस्काउंट 100। मुझे राम से 2000 रुपया मिला और मैंने उसको 100 रुपये का डिस्काउंट दिया। सबसे पहले रिसीव्ड है तो मैंने कहा था जितनी रिसिप्ट्स हैं या जो भी आपका कैश बैलेंस इंक्रीज़ करे आपने डेबिट साइड में लिखनी है। रिसीव कैश फ्रॉम राम, किससे पैसा मिला, राम से, 21 अप्रैल को। और कितने पैसे मिले, 2000। अब कैश है तो कैश कॉलम में लिखूंगा इसको, और साथ ही साथ मैंने उसको डिस्काउंट भी दिया, मतलब इन टोटल मुझे उससे 2100 रुपीज़ मिलने थे, लेकिन मैंने कितने लिए, 2000, और बाकी 100 रुपये मैंने उससे जो छोड़ा वो आपके डिस्काउंट कॉलम में आपने लिख देना है। चलिए नेक्स्ट इज पेड कैश टू शाम, मैंने शाम को पेमेंट की, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा 25 अप्रैल। बाय किसको पेमेंट की, शाम को, कितनी, 5000, तो कैश कॉलम में 5000 लिख दिया, और उसने मुझे डिस्काउंट दिया 200 का, वो मैंने डिस्काउंट कॉलम में लिख देना है। इट मीन्स शाम को मैंने 5200 रुपीज़ देने थे, लेकिन उसने मुझसे 5000 लिया और 200 रुपये मुझे डिस्काउंट गेन है, तो मैं डिस्काउंट कॉलम में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब जब हमने कंप्लीट कर दी दोस्तों सारी, फिर आपने टोटलिंग करनी है। अगर आप डिस्काउंट कॉलम का टोटल करो तो ये 100 है, अब इस साइड का टोटल करो। दोस्तों डिस्काउंट कॉलम का सिर्फ टोटल करना है, बैलेंस नहीं करना, तो ये टोटल 200 है। नॉर्मली हम बैलेंस कैसे करते हैं, जो साइड बड़ी है उसमें से जो साइड छोटी है वो माइनस करके जो बचता है उसको हम लिखते हैं बैलेंस क्रेडिट डाउन, लेकिन डिस्काउंट को हम बैलेंस नहीं करेंगे। अब कैश का टोटल कर लेते हैं दोस्तों, 20 और 5 25 और 2 27, टोटल हो गया 27,600। ये कैश का रिसिप्ट है कि हमें ड्यूरिंग द मंथ अप्रैल के महीने में टोटल 27,600 की रिसिप्ट्स हुई, यानी 27,000 कैश हमारे पास। डेबिट बैलेंस कितना है, 27,600। अब पेमेंट साइड में देखते हैं कितनी पेमेंट की, 5 5 10 और 2 12, इसमें से 12,000 हमने क्रेडिट में है, 12,000 यानी इतनी पेमेंट हमने कर दी। तो सारी पेमेंट करने के बाद हमारे पास बैलेंस कितना बचा दोस्तों, बैलेंस है 15,600 रुपये का, मतलब रिसिप्ट्स थी हमारी 27,600 की, जिसमें से पेमेंट हमने टोटल में की 12,000 की, तो बैलेंस कितना बचा 15,600। तो मैं उसको यहाँ लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 15,600। तो इसको भी आप इसके बराबर लिख लो या टोटल करोगे तो सेम यही आएगा। चलिए दोस्तों अब बैंक का टोटल कर लेते हैं। अब देखो बैंक में ये साइड बड़ी है, तो मैंने पहले भी कहा था कैश कॉलम की हमेशा डेबिट साइड बड़ी होगी, लेकिन बैंक कॉलम की डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई भी साइड बड़ी हो सकती है। तो अब देखो यहाँ पे 15 और 5 टोटल कितना है, 20,000, मतलब आपने 20,000 की पेमेंट की, जबकि आपके पास बैंक में आया सिर्फ 10,000। इसका मतलब बाकी 10,000 हमारा बैलेंस है, यानी जो हमने बैंक को देना है। पहले तो ये 10,000 में यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि वो वाली साइड बड़ी है तो बैलेंस यहाँ पे बनेगा। 20,000 इसमें से हमने निकाला 10, तो बैलेंस कितना बचा 10। अब हो गया ये दोनों साइड्स बराबर, ये भी 20 और वो भी 20। अब ये 10,000 हमें क्या बता रहा है, ये 10,000 हमें बता रहा है कि हमें बैंक का 10,000 रुपया देना है, क्योंकि हमने पेमेंट की बैंक के अकाउंट से 20,000 की, जबकि हमारे बैंक अकाउंट में थे सिर्फ 10,000। इट मीन्स हमें बैंक का 10,000 देना है, मतलब ये भी आपका क्या है, ओवरड्राफ्ट। जैसे हमने शुरू में किया था ये 15,000 का ओवरड्राफ्ट था कि बैंक को हमने 15,000 देना था। अब जब हमने इस महीने की सारी ट्रांजैक्शन कर ली अप्रैल महीने की, तो अब हमारा ओवरड्राफ्ट अभी भी बैलेंस है कि हमने बैंक का 10,000 रुपये अभी भी देना है, क्योंकि हमारे पास
सिर्फ 10,000 था रिसिप्ट में और पेमेंट की हमने 20,000 की। तो बैंक से हमने एक तरह से 10,000 का ओवरड्राफ्ट लिया जो कि हमें पे करना है, तो वो आपका इस तरफ आएगा। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अभी भी कोई कमेंट्स आपका क्यूरीज होंगी कमेंट सेक्शन में लिखो, और उनके ज़्यादातर आंसर मैं उन्हीं में दे देता हूँ, आप उसको रिविज़िट कर लिया करो। और बाकी मुझे जिनमें लगता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो मैं बोर्ड पे लेके आऊँगा। और साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा। तो कोई क्वेरीज हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।